है आपके अपने चैनल गणेश वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डैनियल सेल। डैनियल सेल दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, क्या होता है, इसकी कार्यविधि किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये सब चीजें हम पढ़ ली थी। दोस्तों, आज हम ये पढ़ेंगे कि डैनियल सेल कैसा होता है, उसकी संरचना कैसे होती है, मतलब उसको किस प्रकार से वो बनता है और उसकी कार्यविधि क्या होती है और ये कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों हम ये पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप जो डैनियल सेल होता है उसी सेल को विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं, उसी सेल को हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं और उसी सेल को हम बोलते हैं दोस्तों वोल्टी सेल। तो दोस्तों जो मैं कार्यविधि बता रहा हूं ये सभी सेल के लिए है। दोस्तों मैं डैनियल सेल का उदाहरण लेके आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में किसी भी नाम से आ जाए आपको यही सब लिखना है। डैनियल सेल के नाम से आ जाए तो ये मैं बता ही रहा हूं, बाकी और सेल के नाम से आए तो भी आपको यही करना है। तो दोस्तों देरी ना करते हुए इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों ये डैनियल सेल का डायग्राम है इस प्रकार का। तो दोस्तों हम ये देख लेते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों इस डैनियल सेल में ये दो पात्र होते हैं, एक पात्र ये है, एक पात्र ये है। दोस्तों इन दोनों पात्रों में से एक पात्र में जिंक सल्फेट भरा हुआ है जिसमें जिंक की छड़ डूबी है, और दूसरे पात्र में दोस्तों कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है जिसमें कॉपर की छड़ डूबी है। दोस्तों ये छड़ें हैं, इन छड़ों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इन छड़ों के मध्य दोस्तों तार के द्वारा एक वोल्टमीटर लगा दिया है जिसके द्वारा दोस्तों हम धारा का मेजरमेंट करेंगे कि सेल धारा प्रवाहित कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये वोल्टमीटर है। और दोस्तों इन दोनों पात्रों के मध्य एक यू आकार की ये नली लगी हुई है। इस यू आकार की नली में KCl या NH4Cl का सेमी सॉलिड पेस्ट, सेमी सॉलिड मतलब दोस्तों ना मतलब अर्ध ठोसीय, जैसे हमारा ये कोलगेट वगैरह टूथपेस्ट आते हैं ना उस टाइप का अर्ध ठोसीय। दोस्तों इस यू आकार की नली को हम बोलते हैं लवण सेतु। तो दोस्तों ये चित्र से संबंधित मैंने जानकारी दी कि इसमें क्या क्या है। तो अब दोस्तों हम इसकी संरचना को समझते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों डैनियल सेल में दो पात्र होते हैं जिसमें एक पात्र ये है और एक पात्र ये है। तो हमने क्या बोला दोस्तों, डैनियल सेल में दो पात्र होते हैं जिसमें से एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है जिसमें जिंक की छड़ डूबी रहती है, तथा दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है जिसमें कॉपर की छड़ डूबी रहती है। इन दोनों छड़ों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इसके बाद इन दोनों छड़ों के मध्य तार की सहायता से एक वोल्टमीटर लगा दिया जाता है जिसके द्वारा हम धारा का मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद दोस्तों इन दोनों पात्रों को एक यू आकार की नली, ये आपको दिख रही होगी, एक यू आकार की नली द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस यू आकार की नली को लवण सेतु कहते हैं जिसमें KCl या फिर NH4Cl का सेमी सॉलिड अर्ध ठोसीय, जैसा हमारा कोलगेट रहता है, टूथपेस्ट रहता है, उस प्रकार का अर्ध ठोसीय विलयन भरा होता है। दोस्तों ये है इसकी संरचना, जो मैंने आपको बताया है वह इसकी संरचना है। आप फिर से आप समझना चाहते हैं तो दोस्तों एक बार वीडियो को पीछे कीजिए और आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम इस सेल में समझेंगे कि ये सेल कार्य कैसे करता है। तो दोस्तों हमें पता है कि इसमें एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ है और उसमें जिंक की छड़ डूबी है। तो दोस्तों ये तो हमें पता है कि अगर हम किसी पदार्थ को किस जल में डालें तो वो पदार्थ जल में घुल जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों अगर ये छड़, जिंक की छड़ विलयन में डूबी है तो साधारण सी बात है कि ये जिंक छड़ घुलेगी, जिंक छड़ घुलेगी। तो दोस्तों जब ये जिंक छड़ घुलेगी तो इसका जो जिंक है वो विलयन में आएगा,
बिल्कुल आएगा। लेकिन दोस्तों जब ये जिंक विलयन में आएगा तो ये जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस क्षण को ही दे देगा। दोस्तों हमें पता है जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है। तो दोस्तों जब ये जिंक क्षण में से जिंक घुलकर इस विलयन में आएगा तो ये जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्षण को। और जब विलयन में आएगा तो जब दोस्तों ये विलयन में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन देकर, जैसे मान के चलो दोस्तों ये Zn है, अगर ये Zn 2 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग दे तो ये किस में बदल जाएगा दोस्तों, Zn2+ में, Zn2+ में। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर Zn2+ के रूप में विलयन में आ जाएगा। और दोस्तों यह प्रक्रिया चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये जब तक चलती रहेगी दोस्तों, जब तक ये पूरा जिंक घुलकर इस विलयन में ना आ जाए। अब पूरा जिंक घुलकर इस विलयन में आएगा तो दोस्तों इस प्रकार से देखो दोस्तों, अब अभी एक आयन आया, कोई दूसरा आयन आएगा, तीसरा आएगा, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है ना दोस्तों वो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाएगा तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन इस तार की सहायता से होते हुए कहाँ जाएंगे दोस्तों, कॉपर क्षण पर। और दोस्तों कॉपर क्षण पर ये इलेक्ट्रॉन जाकर क्या हो जाएंगे, जमा। क्या हो जाएंगे दोस्तों, जमा। मतलब जो कॉपर क्षण है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी। अब दोस्तों हमने यहाँ पर देखा है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉनों का दान किया। अब जिंक ने इलेक्ट्रॉनों का दान किया तो हमें पता है जो इलेक्ट्रॉनों का दान करता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। और दोस्तों हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको हम बोलते हैं क्या, अपचयन। तो दोस्तों यहाँ पर जिंक ने इलेक्ट्रॉन का दान किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और कॉपर क्षण ने इनको ग्रहण किया तो इस यहाँ पर कॉपर क्षण पर क्या हुआ दोस्तों, अपचयन। अब इसी ऑक्सीकरण, इसी अपचयन के कारण इस सेल में धारा प्रवाहित होने लगेगी। और ऐसे ही दोस्तों कोई सा भी सेल हो, हमारे घर की घड़ी का सेल हो या फिर कोई भी सेल हो दोस्तों, वो इसी प्रकार से धारा का प्रवाह करता है। तो दोस्तों जब ये धारा प्रवाह इसमें होने लगेगी तो हम इस वोल्ट मीटर द्वारा इसको चेक कर लेंगे। और दोस्तों फिर इस वोल्ट मीटर को हटा के, ये हमारे 2 वायर है, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, फिर हमें जहां धारा चाहिए है इन वायरों को लगा देंगे। वह हमारा जो भी, जिस मशीन को भी या फिर जिसको भी हम चलाना चाहते हैं वो चलने लगेगा इन दोनों वायर को लगाने से। तो दोस्तों ये हुई इसकी कार्यविधि। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं दोस्तों, आप उसको ध्यान से समझिएगा। दोस्तों हमें पता है एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है जिसमें जिंक की छड़ डूबी रहती है। अब दोस्तों ये साधारण सी बात है, जिंक की छड़ इसमें डूबी है तो इसमें से जिंक घुलेगा। तो दोस्तों जब ये जिंक घुलेगा तो ये जिंक की छड़ अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्षण पर ही छोड़ देगी और Zn2+ के रूप में जो जिंक है वो विलयन में आ जाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व इस क्षण पे बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस तार की सहायता से होते हुए कॉपर क्षण पर जाने लगेंगे। तो कॉपर क्षण पर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे दोस्तों, जमा हो जाएंगे। कॉपर क्षण पर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का दान किया, और यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, ग्रहण किया। तो इस सेल में क्या होने लगेगी दोस्तों, धारा का प्रवाह है। तो दोस्तों अब हम जो हमने किया है, जो हमने अभिक्रियाओं को समझा है, उनको हम
रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो आइए हम समझते हैं। तो दोस्तों हम रासायनिक समीकरणों को करते हैं। तो दोस्तों रासायनिक समीकरणों में हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि एनोड पर क्या हुआ और कैथोड पर क्या हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं एनोड पर क्या हुआ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एनोड पर, एनोड पर। तो दोस्तों हमें पता है एनोड पर क्या हुआ। एनोड पर यह हुआ दोस्तों, ये जिंक की क्षण ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए और किस में बदल गई दोस्तों, Zn2+ में। तो हम वही लिख देंगे। तो दोस्तों ये हुआ हमारा Zn जिंक। अब इस जिंक ने क्या किया दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉनों का दान किया। अब 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके ये किस में बदल गया, Zn2+ में। तो हमने लिख दिया Zn2+। कब बना ये Zn2+, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया दोस्तों, दान। एक बात दोस्तों याद रखना कि जब इलेक्ट्रॉन कोई दान करता है तो वो हमारे दाएं हाथ साइड करता है, हमारे राइट हैंड साइड करता है। तो ये लिख दिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन दान। तो ये हमारी दोस्तों एनोड पर अभिक्रिया हुई। आप समझ गए हैं दोस्तों क्या बोला मैंने, जब ये Zn 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो ये बदल जाएगा Zn2+ में। इसके बाद दोस्तों हमने कैथोड पर देखते हैं कि कैथोड पर क्या हुआ। तो लिख दिया कैथोड पर। अब दोस्तों कैथोड पर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आए और यहाँ पर इसने ग्रहण कर लिए, यही हुआ ना कैथोड पर दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जब ये कॉपर सल्फेट अपना आयनन हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर ये Cu2+ बन जाता है। अब ये Cu2+ आ जाता है इस क्षण पर, तो ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि कॉपर क्षण पे क्या होगा दोस्तों, Cu2+। तो ये लिख दिया हमने Cu2+। अब ये Cu2+ क्या करेगा दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं Cu2+ का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान किया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉनों का जो दान किया है वो अब ये ग्रहण कर रहा है, अब ये ग्रहण कर रहा है। तो ये अब ये ग्रहण कर लेगा तो ये बदल जाएगा किसमें दोस्तों, Cu में। तो ये हमारी दोस्तों एनोड की अभिक्रिया हुई और ये हमारी कैथोड की अभिक्रिया हुई। यदि हम इसकी संपूर्ण अभिक्रिया लिखना चाहते हैं तो वो भी हम लिखेंगे दोस्तों। तो हमने यहाँ पर लिख देंगे संपूर्ण अभिक्रिया। तो संपूर्ण अभिक्रिया में हमें कुछ नहीं दोस्तों, जो अभिक्रियाएं हमने यहाँ पर की हैं इन दोनों को अपने जोड़ना है। तो दोस्तों LHS में LHS, RHS में RHS। तो इसका LHS क्या है, Zn। तो हमने लिख दिया ये Zn। अब इसका LHS क्या है दोस्तों, Cu2+। तो ये लिख दिया हमने Cu2+। 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये लिख दिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन। अब एरो लगा दिया। इसका RHS, इसका RHS, इसका RHS क्या है दोस्तों, Zn2+। तो ये लिख दिया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये लिख दिए। यहाँ पर क्या है कॉपर, तो ये कॉपर लिख दिया। अब हम दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन ये है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा दोस्तों, Zn+ Cu2+ और यहाँ पर Zn2+ और ये Cu। तो दोस्तों ये हमारी है संपूर्ण अभिक्रिया। और दोस्तों इसके बाद ये हमारी रासायनिक समीकरण तो हो ही गए हैं। इसके बाद दोस्तों इसकी जो संरचना और कार्यविधि को मैंने समझाया है, उसी संरचना और उसी कार्यविधि को मैं यहाँ पर आपको नोट करने के लिए दे रहा हूं। तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके उसको लिख लीजिएगा अपने नोट्सों में। और दोस्तों हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।